In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His Messenger. My dear students, today we are going to start our chapter number 16, which is alternating current. This chapter is divided into two parts. Today we are going to discuss its first part. In this part, the topics that we will cover is, first of all, we will cover time period, frequency, the peak and root mean square values of alternating current and voltage. Then we will cover phase of AC, phase lag, phase lead and the vector representation of alternating quantity. Then we will discuss AC circuits और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे AC through resistors, capacitor, inductor, and then we will discuss impedance and then the remaining circuits जिसमें हम RC एंड RL सीरीज सर्किट डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर जो पावर है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है. एंड फाइनली वी विल डिस्कस टू द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्टरनेटिंग करंट. स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जो अपनी डायरेक्शन जो है वो बार बार रिवर्स करता है सर्किट के अंदर. अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इट रिवर्सिस इट्स डायरेक्शन. और एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एक सेकंड में कितने टाइम्स डायरेक्शन अपनी रिवर्स करेगा एसी करंट. हमारे पास एक सेकंड के अंदर एफ टाइम्स जो है वो डायरेक्शन अपनी अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स करता है एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग. अब ऑब्वियसली हमारे पास जो एसी का सोर्स था वो हमने चैप्टर 15 में हम पढ़ा करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. तो उससे जो ईएमएफ पैदा होती है या वोल्टेज पैदा होती है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती है और उसका जो करंट होता है वो सर्किट में अपनी डायरेक्शन जो है वो बार बार रिवर्स करता है. ग्राफिकली अगर देखा जाए तो एसी और डीसी के दरमियान फ़र्क अगर ग्राफिकली हमने देखना हो तो सिंपली याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास वेवफॉर्म करंट की जो है वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट कर रही हो तो हमारे पास वो करंट एसी होगा. अब यहाँ पे जो हमारे पास वो शेप है दैट इज साइन कर्व, तो इसको हम बोलेंगे साइनोसॉइडल एसी. बहरहाल अगर शेप ये वाली ना भी हो और हमारे पास वेवफॉर्म टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करे तो दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट. इसके पैरेलल में अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता उसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है. अब इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं. अगर प्योर डीसी की बात की जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और उसकी डायरेक्शन भी एक ही रहती है. लेकिन अगर पल्सेटिंग डीसी की बात की जाए तो पल्सेटिंग डीसी स्टूडेंट्स ऐसा डीसी होता है जिसकी डायरेक्शन तो यूनिक रहती है लेकिन उसकी जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है पल्सिस की फॉर्म में, जैसा कि इस वाली डायग्राम में वी कैन सी. अब डीसी की पहचान अगर वेव फॉर्म से देखनी है तो डीसी हर उस करंट को बोला जाएगा जो टाइम एक्सिस की सिर्फ एक साइड पे एग्जिस्ट कर रहा हो, दूसरी साइड पे उसकी वेव फॉर्म ना मौजूद हो. अब अगर हम देखें मेन रीजन जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर किया जाता है डीसी की जगह पे, तो मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड एट वेरी लो कॉस्ट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी. ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन. अगर हम देखें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो जनरेटर वाले आर्टिकल में हम जो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट में एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, दैट इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई FT और इसको फर्दर हम 2 पाई बाई टी इंटू टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सिमिलरली करंट का एक्सप्रेशन भी हमारे पास है. बोथ द इक्वेशंस आर शोइंग दैट के करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा हमारे पास हैं. अब अगर डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के ऊपर मैं एनालाइज करना चाहूँ कि करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ क्या होंगी तो इस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं एक टाइम पीरियड के दौरान में मौजूद हैं. तो इसमें से कोई भी हमें एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर t की वैल्यू 0 हो, अगर हमारे पास टाइम इंस्टेंट अभी 0 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं थीटा की वैल्यू एनालाइज करना चाहूँ तो थीटा विल बी t की जगह 0 पुट करें, आंसर 0 आएगा. अब जब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट करें या इस पूरे की जगह दिस इज ऑल्सो थीटा, तो हमारे पास इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का आंसर 0 आएगा. तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी 0 होगी और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होगी.
नेक्स्ट हमारे पास अगर टाइम इंस्टेंट t/4 मतलब क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड गुजर जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे कैपिटल t/4 पुट करें इस t की जगह पे, तो कैपिटल t/4 जब पुट करेंगे तो t जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस वाले टाइम पीरियड के साथ। 4 और 2 कैंसिल होके बटे में क्या रह जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो हमारे पास एंगल बनेगा π/2 जो कि रेडियन के अंदर होगा, या डिग्री में इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम वैल्यूज निकालेंगे, साइन चूंकि 90 पे मैक्सिमम होता है तो करंट हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और वोल्टेज भी हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर t/2 इंस्टेंट पे देखा जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल बन जाएगा पाए या 180 डिग्री, और करंट की वैल्यू जो है 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो करंट भी जो है वो इस एंगल पे 0 होगा, और हमारे पास वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी 0 होगी। सिमिलरली 3t/4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल की वैल्यू जो है वो 270 डिग्री या 3π/2 आती है, और करंट और वोल्टेज नेगेटिव पीक पे होते हैं। एंड आफ्टर कैपिटल T हमारे पास जो है टाइम, जब कैपिटल T टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू हमारे पास 2π या 360, और करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फिर से 0 हो जाएंगी। अब अगर हम करंट या वोल्टेज वाली जो इक्वेशन है हमारे पास उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है दैट कैन बी, हमें कोई इक्वेशन दे देगा और हमसे पूछेगा उस इक्वेशन में हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ उस अल्टरनेटिंग करंट की क्या हो सकती है, या उस एसी की जो पीक वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या टाइम पीरियड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर लिया करेंगे, तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये 20 जो है ये किसकी प्लेस पे है, I0 की, तो इट मीन्स कि हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ AC क्या है, दैट इज 20 एम्पेयर। और अगर हम देखें ये 100 पाए, तो ये 100 पाए किसकी जगह पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ओमेगा की जगह पे, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 पाए, और यहाँ से हम ओमेगा की जगह 2πf पुट करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है कि टाइम इंस्टेंट बताएं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जगह पुट कर देंगे I0 साइन ऑफ 2πft, और यहाँ पे इसको इक्वलाइज कर देंगे I0/2 जो कि गिवन था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो है वो फाइनल t की वैल्यू जो आएगी दैट t की वैल्यू इज t/12। तो याद रखिएगा करंट जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम का हाफ होगी जब टाइम इंस्टेंट जो है t/12 होगा। अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास हम टाइम इंस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे करस्पॉन्डिंग टू I इज इक्वल्स टू I0/2, और हम टाइम इंस्टेंट की वैल्यूज जो है वो एनालाइज करेंगे करस्पॉन्डिंग टू I इज इक्वल्स टू -I0। स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है I इज इक्वल्स टू I0 फर्स्ट वाले प्रैक्टिस में आना चाहिए 45 डिग्रीज थीटा की वैल्यू, और अगर सेकंड वाले केस में देखा जाए तो हमारे पास 270 डिग्री या उसको 3π/2 लिखेंगे। फर्स्ट वाले केस में 45 डिग्री उसको π/4 लिखेंगे। तो जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा की जगह पे जैसे यहाँ पे हमने किया था, थीटा की जगह पे ही बेसिकली 2πft पुट करते हैं। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन यूनिट, तो हमारे पास उसके बाद फिर थीटा की जगह 2πft पुट करके टाइम इंस्टेंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसी की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स जनरल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास आता है, जैसे हम चैप्टर 7 के अंदर फेज वाला आर्टिकल पढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का जनरल फार्मूला लिखते हैं, जस्ट लाइक दैट करंट और वोल्टेज का भी जनरल फार्मूला उसी तरह से है। प्रीवियसली हम यहाँ तक तो फार्मूला पढ़ते हैं V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t, लेकिन साथ में जो फाई था प्रीवियसली दैट वाज कंसीडर्ड एज 0। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। सिमिलरली करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे फाई क्या होगा, दैट विल बी इनिशियल फेज, और थीटा हमारे पास जो है इट इज द इंस्टेंटेनियस फेज एंगल कह लें इसको, या सिंपली इसको फेज एंगल कह लें।
अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन है करंट और वोल्टेज का वो कैसे रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हमारे पास फाई की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो वही बन जाएंगे जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए। अगर फाई की वैल्यू जो है इनिशियल फेज 90 हो तो जब इनिशियल फेज 90 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा ओमेगा टी थीटा होता है प्लस 90 डिग्री, ये बराबर होता है दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट विल बी कॉज ऑफ एंगल थीटा एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली फाई 180 के करस्पॉन्डिंग आप याद कर सकते हैं वैल्यूज एमसीक्यू वाइज। सिमिलरली फाई इज इक्वल्स टू 270 के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यूज हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो स्टूडेंट्स पीक वैल्यू क्या होती है, किसी भी जो है वो सिग्नल अगर मेरे पास लाइक यहाँ पे वेवफॉर्म एक मौजूद है, इस वेवफॉर्म के अंदर इसके एक साइकिल के दौरान में जो भी मैक्सिमम वैल्यू ये वाला सिग्नल जो है वो अचीव करेगा दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। तो अगर इस वेवफॉर्म की बात की जाए, ये सिमेट्रिक वेवफॉर्म है, टाइम एक्सिस के ऊपर और नीचे इसकी दोनों पीक्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसकी पीक वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, इट इज वी नॉट। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि यहाँ पे पीक वैल्यू लिखते हुए साइन मेंशन करना जो है वो इग्नोर किया जाता है साइन को। अगर हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक वेवफॉर्म ना होती, मिसाल के तौर पे लाइक मेरे पास इस तरह की वेवफॉर्म होती कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव पीक जो है ये मेरे पास वी नॉट होती और नेगेटिव पीक जो है इसकी वैल्यू लेट से मेरे पास जो है इट इज -2 वी नॉट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एमसीक्यू हम जो है वो एनालाइज करें तो हमें यूं पूछा जा सकता है कि बताएं नेगेटिव पीक वैल्यू जो है वो इस एसी वेवफॉर्म की क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू क्या है। तो उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव के पीक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर 2v0 होगा और पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग सिंपली v0 होगा। तो इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं। बहरहाल साइन को इग्नोर किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पी की टर्म अगर मेंशन कर दे तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर देंगे, अदरवाइज हमें आंसर जनरल देना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म आमतौर पे इसी तरह की सिमेट्रिक वाली वेवफॉर्म होगी। तो दोनों चाहे पॉजिटिव पीक हो चाहे नेगेटिव, दोनों अमूमन सेम ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या है, इट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वाइल इग्नोरिंग देयर साइंस। तो स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को ऐड कर लें वैल्यूज को विदाउट कंसीडरिंग द साइंस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट दैट विल बी पीक टू पीक वैल्यू। लाइक इस सिमेट्रिक वेवफॉर्म में अगर मैं पीक टू पीक वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों की वैल्यू जो है वो v0 है, तो मेरे पास 2v0 आंसर आ जाएगा पीक टू पीक वैल्यू का। इस वेवफॉर्म के अंदर अगर एनालाइज किया जाए तो इसमें पॉजिटिव पीक जो है वो 2v0 है, नेगेटिव पीक जो है वो v0 है, तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास 3v0 आएगा। दिस इज 3v0, दिस इज ऑल्सो 2v0। नेक्स्ट हमारे पास है जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसका आइडिया क्या था कि अगर नॉर्मली हम इस वाली वेवफॉर्म को एनालाइज करें, लाइक ये मेरे पास वेवफॉर्म है एसी की, ये मेरे पास करंट की पॉजिटिव पीक है, दिस इज द नेगेटिव पीक। तो अगर इस एक साइकिल के दौरान में मैं इस अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालूं तो एवरेज वैल्यू में मैं पॉजिटिव पीक और नेगेटिव को ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है आंसर 0 आएगा। अब इस एवरेज करंट 0 होने का मतलब क्या है, हमारे पास जो पावर है थ्रू दैट सर्किट, एवरेज पावर जो कंज्यूम वो कर रहा होगा सर्किट, यहाँ पे जब मैं एवरेज करंट की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास इससे क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी मैथमेटिकली। बट प्रैक्टिकली एज वी नो कि जब भी किसी सर्किट में से किसी कंपोनेंट में से करंट पास करेगा तो वो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो दिस वाज द आइडिया कि हम फिर पावर निकालने के लिए एसी सर्किट्स में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यूज नहीं करते बल्कि हम फिर मूव करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम वेवफॉर्म के ऊपर 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, उन चारों पॉइंट्स के लिए तीनों ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। पहले सारे पॉइंट्स की वैल्यूज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है उनका स्क्वायर लेंगे, आफ्टर दैट उनका मीन लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली हम इसको अगर स्क्वायर रूट 2 को जो है वो हम इसका स्क्वायर रूट लेके और फाइनल लिखें इसका एक्सप्रेशन तो बनेगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू
0.707 आई नॉट। सिमिलरली वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम एनालाइज करें, चूंकि आई आर एम एस जो है वो 0.707 टाइम्स आई नॉट है, विच मीन्स के आई आर एम एस जो है इट इज इक्वल्स टू अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन 1, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 1। इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी आई आर एम एस विल बी स्मॉलर देन आई नॉट एंड वी आर एम एस विल बी स्मॉलर देन वी नॉट। और एक और इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू वाइज थी कि हमारे पास अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या किसी एमसीक्यू स्टेटमेंट के अंदर करंट या वोल्टेज की वैल्यू अगर मेंशन की जाए तो वो वैल्यू जो है वो अंडरस्टूड लेंगे हम कि वो दैट वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू, अनलेस और अनटिल वो स्टेट ना कर दे, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन ना कर दे कि वो वैल्यू पीक वैल्यू है, हम उसको कंसीडर क्या किया करेंगे, वी विल कंसीडर इट टू बी आरएमएस वैल्यू। अब क्विकली देख लेते हैं आरएमएस पीक वैल्यू से रिलेटेड सिंपल एमसीक्यूज। कहते हैं एसी करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, इट विल अचीव अ वैल्यू ऑफ 50 एम्पेयर आफ्टर डैश सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो 50 एम्पेयर किस टाइम इंस्टेंट पे होगी। तो अगर हम ये इसको सॉल्व करना चाहें तो स्टैंडर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट, बल्कि जो गिवन इक्वेशन है दैट इज आई इज इक्वल्स टू 100 इंटू साइन 100 पाई टी। यहाँ पे इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आप पुट कर दें 50 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 100 पाई टी। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 100 और 50 कैंसिल होके 1 और 2 रेशो बन जाएगी। ये वाला 2 दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो मेरे पास आएगा साइन ऑफ 100 पाई टी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास साइन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी 100 पाई टी इज इक्वल्स टू π/6। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 100 उधर जाके जो है वो 6 के साथ बटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं मेरे पास जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/600। तो मेरे पास जो टाइम इंस्टेंट की वैल्यू है दैट विल बी 1/600। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू है, 2 एसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 इक्वेशंस। एक में है क्या है जी साइन 100 पाई टी है, दूसरे में क्या है साइन 200 पाई टी है। कहता है रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज एसीज। तो स्टूडेंट्स एक में हमारे पास क्या है, ω1 t1 जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 100 पाई टी, और ω2 इसको t ही रहने दें, ω2 t की वैल्यू जो है वो दैट इज व्हाट, दैट इज 200 पाई इंटू टी। तो स्टूडेंट्स अगर ओमेगा की जगह पे हम फ्रीक्वेंसीज पुट कर दें, इसकी जगह पे हम पुट कर दें 2πf1 और इसकी जगह पे पुट कर दें अगर हम 2πf2 और दोनों की रेशो ले लें तो क्लियरली द रेशो विल बी f1 और f2 की जो रेशो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। और जब f1 ओवर f2 की रेशो हमारे पास f1 ओवर f2 की रेशो हमारे पास 1/2 होगी तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, f2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स f1। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉलोइंग वेव फ्रॉम द पीक टू पीक वैल्यू इज। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव पीक क्या है, इट इज 3v0, नेगेटिव पीक जो है वो v0 है। पीक टू पीक वैल्यू लेने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 4v0। नेक्स्ट इज हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फेज लैग एंड फेज लीड। अब स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंट वेव फॉर्म्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो देख लेते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास ये दो वेव फॉर्म्स हैं, लेट्स से दिस इज द वोल्टेज वेव फॉर्म, दिस इज द करंट वेव फॉर्म। दोनों वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रही हैं और पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हैं। तो याद रखिएगा ऐसी वेव फॉर्म्स जो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे बढ़ें उनके लिए जो वेक्टर आएगा दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो चूंकि दोनों वेव फॉर्म्स जो हैं वो सिमिलर बिहेव कर रही हैं तो दोनों के लिए वेक्टर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली उनके बारे में क्या, एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या आएगी या उनके फेज लैग और फेज लीड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आएगी। वी विल से कि दोनों वेक्टर्स चूंकि पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इन फेज है, मतलब ना ही कोई लीड कर रहा है वेक्टर इनमें से, ना ही कोई लैग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अगर वोल्टेज की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हो और स्टार्टिंग इंस्टेंट पे ही करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो,
पॉजिटिव मैक्सिमम हो। तो इसकी अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्टूडेंट्स वोल्टेज के लिए वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल ही आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो 0 से पॉजिटिव साइड पे बढ़ना शुरू हो रही है। लेकिन अगर करंट के लिए वेक्टर की बात की जाए तो चूंकि करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे मौजूद है तो इसके लिए वेक्टर हम वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ कर देंगे। अब चूंकि इन दोनों वेक्टर्स ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होता है, फेजर रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम ये पढ़ते हैं बाद बुक में, तो चूंकि इन वेक्टर्स ने रोटेट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वी कैन एनालाइज के करंट वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज से 90 डिग्री जो है वो लीड पे ही रहेगा, या हम यूं कह सकते हैं वोल्टेज वेक्टर जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट वेक्टर को। तो इस वाली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास डिसीजन क्या फिर बना, वोल्टेज लैग करेगी करंट को बाय 90 डिग्री और करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा बाय 90 डिग्री। अब इस वाली डायग्राम के अंदर भी हम एनालाइज कर सकते हैं, वोल्टेज उसी तरह से 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही है, तो वोल्टेज के लिए वेक्टर हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल ही आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। करंट की अगर बात की जाए तो करंट क्या है जी, नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग इंस्टेंट पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव -I0 है, तो करंट के लिए वेक्टर फिर क्या चला जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा। सिंपल ट्रिक याद रखें कि अगर वेव फॉर्म पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब अपवर्ड, अगर जो है वेव फॉर्म नेगेटिव पीक पे है तो वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, मींस वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। तो यूं हमारे पास अगर हम वोल्टेज और करंट को रोटेट करवाएं इन दोनों वेक्टर्स को, तो चूंकि इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वी कैन एनालाइज के वोल्टेज वेक्टर जो है वो करंट वेक्टर से क्या होगा, 90 डिग्री जो है लीड पे रहेगा, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं एसी सर्किट्स। अब अगर एसी सर्किट्स के बारे में हम सबसे पहले सर्किट एलिमेंट्स की बात करें, तो सर्किट एलिमेंट्स अगर डीसी में बात करें तो एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा, डीसी के अंदर, डीसी सर्किट्स के अंदर हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट था दैट वाज रेजिस्टर। एसी सर्किट्स के अंदर हमारे पास रेजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी शामिल होते हैं। अब एसी थ्रू रेजिस्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी, फिर उसके बाद कैपेसिटर में से, फिर इंडक्टर में से, एंड देन कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एसी थ्रू रेजिस्टर में याद रखिएगा हमारे पास जो है वोल्टेज का एक्सप्रेशन दैट इज सिंपली वी नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, और करंट का एक्सप्रेशन भी हमारे पास यही होता है, करंट के एक्सप्रेशन में भी साइन ऑफ एंगल थीटा ही आता है। और अगर इस रजिस्टर का बिहेवियर हम देखें तो रजिस्टर में से जब करंट पास करता है तो ये करंट की जो वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वोल्टेज के बढ़ने से बढ़ रही होती है। मींस टू से अगर करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म्स एनालाइज की जाएं रजिस्टर के लिए, तो हमारे पास करंट और वोल्टेज जो हैं वो दोनों इन फेज होते हैं। हमारे पास इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के दरमियान वो 0 होता है। वी से दैट आई एंड वी आर इन फेज, और अगर आई और वी इन फेज हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर में से जो पावर डिसिपेशन होगी, अब उसको एनालाइज कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला किसी भी कंपोनेंट के लिए जो पावर डिसिपेशन का है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फैक्टर, और कॉज ऑफ एंगल थीटा जो है इसको नाम दिया जाता है पावर फैक्टर। चूंकि हमारे पास रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज दोनों वेक्टर्स, ये अगर मेरे पास करंट वेक्टर है दिस इज द वोल्टेज वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स चूंकि पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है थीटा उसकी वैल्यू 0। जब फेज डिफरेंस 0 कॉस 0 में पुट करेंगे, कॉस थीटा में करेंगे, तो हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। अब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 जब इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे कॉस थीटा की जगह 1, तो हमारे पास रजिस्टर के लिए पावर डिसिपेशन आएगी VRMS इंटू IRMS। इसको फर्दर हम VRMS स्क्वायर ओवर R भी लिख सकते हैं ओहम्स लॉ यूज करके। सिमिलरली IRMS स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हैं। यहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम RMS वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यूज एक्सप्रेस करें तो हमारे पास पावर बनेगी VRMS की जगह आ जाएगा V नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, और IRMS की जगह आ जाएगा I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, V नॉट इंटू I नॉट डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो ये भी एक्सप्रेशन याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यूज।
तो हमारे पास रजिस्टर के बारे में फिर क्या डिसीजन आया कि रजिस्टर जो है वो पावर डिसिपेटिंग डिवाइस है, मतलब उसकी पावर जो कंजम्पशन है वो नॉन ज़ीरो होती है। और एक और चीज़ यहाँ पे रजिस्टर जो है उसकी जो एबिलिटी है टू रेजिस्ट द करंट या टू रेजिस्ट द पार्टिकल्स जो करंट कैरी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो जो एबिलिटी टू रेजिस्ट द पार्टिकल्स कैरिंग द करंट है वो रेजिस्टेंस जिसको हम नाम देते हैं दैट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। ये वाली चीज़ बाकी सर्किट एलिमेंट्स के अंदर जाके अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी, लेकिन रजिस्टर के लिए याद रखिएगा रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, चैप्टर 13 में भी हम पढ़ते हैं ये रेजिस्टेंस को ओहम्स लॉ के अंदर, तो ये रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स एसी थ्रू कैपेसिटर। अब इसके बारे में भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसकी करंट और वोल्टेज के एक्सप्रेशन क्या है, वेवफॉर्म क्या है और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस कि इसमें भी हमारे पास पावर डिसिपेशन जो है वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है कैपेसिटर वो एक साइकिल ऑफ एसी के अंदर 2 दफ़ा चार्ज होता है और 2 ही दफ़ा डिस्चार्ज होता है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज एसी के एक साइकिल में कितनी दफ़ा होता है, तो 2 दफ़ा चार्ज होता है, 2 दफ़ा डिस्चार्ज होता है। अब अगर इसमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन देखें, वोल्टेज एक्सप्रेशन हमारे पास होता है जी वी नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। अब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आता है सी वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ एंगल थीटा। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो ये वही वाला फॉर्मूला है जो चैप्टर 12 में हम पढ़ते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV। और नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम करंट की बात करें तो करंट यहाँ पे हमारे पास आता है स्लोप ऑफ QT ग्राफ से। अब जब यहाँ पे हम इन वेवफॉर्म्स को एनालाइज करें, हमारे पास एक वोल्टेज की वेवफॉर्म है, करंट की वेवफॉर्म है, साथ में हमारे पास एक वेवफॉर्म यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं QT की। वर्टिकल एक्सिस पे Q ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे T। तो ये चार्ज वर्सेस टाइम जो वेवफॉर्म आती है ये भी साइनोसॉइड आती है। इस ग्राफ की जब हम स्लोप लेते हैं तो वो स्लोप हमें करंट प्रोवाइड करती है। तो ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा, कैपेसिटर में से जब एसी डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो QT ग्राफ की स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। और स्लोप को जब हम डिटेल में एनालाइज करते हैं तो हमारे पास जो है जब Q की वैल्यू अभी 0 होती है इस वाले इंस्टेंट पे, तो हमारे पास जो स्लोप है, चूंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप से आया करेगी, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप इनिशियली Q इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम होती है। तो हम कहते हैं इनिशियली जो है करंट भी मैक्सिमम होगा जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे अभी कोई चार्ज नहीं मौजूद। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज अप होती जाती हैं वैसे वैसे हर नया आने वाला चार्ज जो है उसको ज़्यादा रिपल्जन बियर करना पड़ती है ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस की। तो वैसे वैसे हम कहते हैं फिर चार्जेस की मूवमेंट स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, चार्जेस का जो है प्लेट्स पे स्टोर होना मुश्किल होता जाता है। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर का करंट कम होते होते जब हमारे पास चार्ज मैक्सिमम अचीव हो जाता है तो स्लोप ऑफ QT ग्राफ यहाँ टेंजेंट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जब Q इज इक्वल्स टू Q नॉट होगा उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू 0 होगी। तो बहरहाल ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करके जब हम करंट का एक्सप्रेशन बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो याद रखिएगा AC थ्रू रजिस्टर के अंदर दोनों फॉर्मूलों में V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा आया था और I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन थीटा आया था। लेकिन AC थ्रू कैपेसिटर के अंदर हमारे पास वोल्टेज जो है वो साइन थीटा का फंक्शन होती है और करंट जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर Q और V की बात की जाए तो चूंकि Q और V वोल्टेज और चार्ज स्टोर्ड दोनों में साइन थीटा आ रहा है तो दोनों वेवफॉर्म्स के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों वेवफॉर्म 0 से शुरू होंगी, पॉजिटिव साइड पे ही मूव करेंगी। तो अगर इनका फेज डिफरेंस पूछा जाए दैट विल बी 0 और ये दोनों वेवफॉर्म्स आपस में इन फेज होंगी। लेकिन अगर हम बात करें करंट और वोल्टेज की तो करंट और वोल्टेज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, करंट और वोल्टेज कैपेसिटर में इन फेज नहीं होते, बल्कि सिचुएशन क्या होती है, वोल्टेज 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे बढ़ती है। एट t इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, करंट अपनी पॉजिटिव वैल्यू इनिशियली रखता है। आफ्टर दैट करंट जो है वो कम होते होते 0 हो जाता है जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है।
तो जब इसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो करंट जो है उसका वेक्टर वर्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, वोल्टेज का वेक्टर पॉजिटिव करंट का वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, वोल्टेज का वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान फेज डिफरेंस 90 होगा। वी विल रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज के कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो लैग करती है करंट को बाय 90 डिग्री, और करंट जो है अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखा जाए तो करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो याद रखने का ट्रिक यहाँ पे बड़ा सिंपल है, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। तो हम याद रखेंगे कैपेसिटर के अंदर क्या चीज लीड करती है, करंट लीड करता है, और कितने एंगल से करता है, दैट एंगल इज 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है टू द चार्जेस जो उसके ऊपर स्टोर हो रहे होते हैं, उस अपोजिशन की मेजरमेंट को हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है जो वो किस वजह से ऑफर करता है, जो वो ऑफर करता है कि अगर लेट से ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनको यहाँ पे मैं एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली लेट से टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट पे स्टोर होना शुरू होंगे। इनिशियली जब चार्ज जीरो था तो ये चार्ज जो पहला है ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी आसानी से इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आने की कोशिश करेगा तो उसको ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज की रिपल्शन बियर करना पड़ेगी। तो इस अपोजिशन को हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक सी के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, मतलब वोल्टेज और करंट की रेशो से, और इसको फर्दर हम 1 ओवर ओमेगा सी भी लिखते हैं। ओमेगा यहाँ पे क्या है, इट इज 2 पाई एफ सी। स्टूडेंट्स चूंकि एक्स सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज ओवर करंट की रेशो है, तो इसके यूनिट्स भी हमारे पास वही होंगे जो रेजिस्टेंस के होते हैं। और एक और चीज, रेजिस्टेंस का बिहेवियर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बहरहाल जरूर होती है, और उसका रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन है। अब नेक्स्ट अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें कैपेसिटर में, तो पावर डिसिपेशन हमारे पास चूंकि थीटा 90 है तो पावर फैक्टर 0 होगा। पावर फैक्टर 0 होगा तो बाय फॉर्मूला हमारे पास पावर डिसिपेशन की वैल्यू 0 आएगी, विच मीन्स के कैपेसिटर इज नॉट अ पावर डिसिपेटिंग डिवाइस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एसी थ्रू इंडक्टर। अब इंडक्टर में से जब एसी हम डिस्कस करते हैं तो इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर इज दैट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसमें हमारे पास एक कॉइल मौजूद होती है, या उसी को सोलिनॉइड भी कहते हैं, एट दैट इज फाउंड फ्रॉम अ थिक वायर सो दैट इज इट हैज लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज फर्स्ट की पॉइंट जो हम याद करेंगे, एंड सेकंड इज इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। और अगर आइडियली बात की जाए तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज व्हाट, दैट इज 0, और आइडियली अगर बात की जाए तो इट हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। अब इंडक्टर का बिहेवियर अगर एसी और डीसी देखा जाए तो इंडक्टर याद रखिएगा स्टूडेंट्स एसी को अपोज करता है, बट डीसी के लिए जो है इंडक्टर वो अपोजिशन अपनी नहीं रखता। डीसी के लिए हम कहते हैं कि इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। यही चीज हम कैपेसिटर में भी डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एसी और डीसी बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर जो है वो अपोजिट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर, इसका एसी और डीसी बिहेवियर जो है वो हम चैप्टर नंबर 12 में भी डिस्कस हमने किया था। वो क्या था हमारे पास कि कैपेसिटर एसी के लिए जो है वो अपनी रिएक्टेंस जो है एक्स सी की वैल्यू वो फाइनाइट रखता है, और एसी को अलाउ करता है, फ्लो इजीली एसी कर सकता है कैपेसिटर में से। लेकिन डीसी के लिए क्या था, चूंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो डीसी के लिए कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस थी वो इन्फिनिटी आई थी। तो हमने कहा था वहां पे चैप्टर 12 में कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो याद रखिएगा कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है, और एसी के लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से कैपेसिटर एसी को कॉन्टिन्यूसली फ्लो करने देता है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी कुछ ना कुछ आएगी, कैपेसिटर एसी को इजीली फ्लो करने देगा। शॉर्ट सर्किट की टर्म भी कुछ लोग यूज करते हैं, बहरहाल हम शॉर्ट सर्किट की टर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट में एक्स सी की वैल्यू फिर एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए।
बहरहाल कैपेसिटर जो है वो किस चीज़ को अपोज करता है, डीसी को अपोज करता है और डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है। इंडक्टर की अगर बात की जाए तो इंडक्टर जो है वो एसी को अपोज करता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फिनोमिना जो चैप्टर 15 में हम पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा इंडक्टर जो है वो डीसी को अपोजिशन नहीं देता। अब इसमें अगर करंट वोल्टेज की एक्सप्रेशन देखें, करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे साइनोसॉइडल है, जबकि वोल्टेज का एक्सप्रेशन वो जो बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला आर्टिकल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर एनालाइज करें तो V इज इक्वल्स टू L इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। डेल्टा आई बाय डेल्टा टी क्या होगी? इट विल बी स्लोप ऑफ द करंट टाइम ग्राफ। अब इसको भी जब जैसे हमने प्रीवियसली कैपेसिटर में क्यूटी ग्राफ की स्लोप एनालाइज की थी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एनालाइज करेंगे तो जब हमारे पास इनिशियली वहां पे चार्ज जब जीरो था तो करंट मैक्सिमम था, यहाँ पे इनिशियली जब करंट जीरो होगा तो इनिशियली हमारे पास क्या आएगी? वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो यहाँ पे फॉर्मूले जो है वो हमारे पास करंट क्या बना? करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा और वोल्टेज क्या बन गई? वी नॉट कॉज ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे अगर हम इसको वेवफॉर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो करंट की वेवफॉर्म जो है वो जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे जाएगी, जबकि वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है पॉजिटिव पीक से स्टार्ट होगी, इनिशियली वोल्टेज मैक्सिमम होगी। इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम अगर वही कन्वेंशंस फॉलो करें तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करेगी टू द करंट और कितने एंगल से लीड करेगी? दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कैपेसिटर की अपोजिशन थी उसको हमने नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है एसी फ्लो करवाने में उसको नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन भी उसी तरह से जैसे कैपेसिटर का था वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस की रेशो से आ सकती है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको फर्दर हम जो है वो सिंप्लीफाई करके ओमेगा एल भी लिखते हैं। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको फर्दर हम 2 पाई एफ एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मिली कि कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली रिलेटेड थी, इंडक्टर में हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर डिसिपेशन। अब अगर इंडक्टर में पावर डिसिपेशन की बात की जाए तो चूंकि यहाँ पे भी करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल 90 है तो पावर फैक्टर की वैल्यू cos 90 से 0 आएगी, और पावर डिसिपेशन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब पावर डिसिपेशन कैसे 0 है कैपेसिटर और इंडक्टर में? दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम है और एमसीक्यू वाइज हम याद करेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में ये हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर इंडक्टर, सेम लॉजिक जो है वो फॉर द कैपेसिटर भी होगी। तो स्टूडेंट्स इंडक्टर के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो जब पावर की वैल्यू हम वी आई वाले जो है वो रिलेशन से एनालाइज करेंगे, इसका साइन एनालाइज करेंगे तो दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं तो पावर की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। अब पावर पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो इंडक्टर में स्टोर हो रही है। सेकंड क्वार्टर में अगर बात की जाए तो इस वाली वेवफॉर्म से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड क्वार्टर में क्या है? वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो गई, करंट की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज की जो प्रोडक्ट आएगी दैट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगी तो इसका मतलब होगा पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि इंडक्टर ने पहले क्वार्टर में जो एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी क्या कर देगा? रिटर्न बैक कर देगा। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है? एनर्जी स्टोर और एनर्जी जो है रिटर्न होती है। तो जैसे हम कैपेसिटर में स्टेटमेंट देते हैं कि कैपेसिटर जो है वो 2 दफा चार्ज होता है, 2 दफा डिस्चार्ज होता है एसी के एक कंप्लीट साइकिल में, जस्ट लाइक दैट इंडक्टर के लिए भी स्टेटमेंट दी जा सकती है कि इंडक्टर एक साइकिल के दौरान में 2 दफा एनर्जी जो है वो गेन करता है या स्टोर करता है और 2 दफा ही एनर्जी जो है रिटर्न बैक करता है। सिंस इंडक्टर्स डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, हमारे पास पावर डिसिपेशन इंडक्टर की जो है वो 0 आई, तो इंडक्टर कॉइल्स को स्टूडेंट्स हम आम तौर पे जो है वो यूज करते हैं एसी को कंट्रोल करने के लिए।
और ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि कौन से वाला कंपोनेंट जो है वो ऑफनली यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग एसी, तो उसमें हम क्या चूज करेंगे, इंडक्टर चूज करेंगे, और ऐसे इंडक्टर कॉइल को बाद में हम इस चैप्टर में चोक का भी नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स आरसी सीरीज सर्किट। अब आरसी सीरीज सर्किट के अंदर क्या है, हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज फैशन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट का बिहेवियर होगा वो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बाइंड बिहेवियर आएगा। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो इस वाले फॉर्मूले से आया करेगी। एमसीक्यूज में हमें वी आर की वैल्यू, वी सी की वैल्यू दे के हमें टोटल नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट पूछी जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जी जो है दैट इज, जिसको हम इम्पीडेंस ऑफ सर्किट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इम्पीडेंस जो है, अगर हमारे पास सर्किट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं, सर्किट के अंदर मौजूद जो टोटल अपोजिशन होती है, टोटल जो हिंड्रेंस प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, उस टोटल हिंड्रेंस को हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। है ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही, लेकिन इस रेजिस्टेंस के अंदर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला बिहेवियर शामिल हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला बिहेवियर शामिल हो, या दोनों बिहेवियर्स शामिल हों। इस सर्किट में चूंकि हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर मौजूद हैं, तो इंपीडेंस क्या होगी, इंपीडेंस इफेक्टिव अपोजिशन होगी जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से होगी और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से होगी। बाय फॉर्मूला अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला हम याद करेंगे, आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। 1/ओमेगा सी यहाँ पे बेसिकली एक्स सी की वैल्यू है, और हमारे पास आर क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो है इट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और चूंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज में करंट रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में से सेम फ्लो करना है। तो लेट्स से यूं मैं करंट भी इसी वाली एक्सिस के अलोंग जो है वो प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूं। और अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की वोल्टेज की, तो कैपेसिटर की वोल्टेज इंडिविजुअली, अगर कैपेसिटर का अकेला बिहेवियर याद करें हम, तो कैपेसिटर में क्या था, वोल्टेज करंट से लैग करती थी बाय 90 डिग्री। तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगी दैट विल बी अ वेक्टर जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। अब सर्किट का नेट वोल्टेज कैसे आएगा, इन दोनों वेक्टर्स को वी आर वेक्टर और इस वाले वी सी वेक्टर को ऐड करके अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो एडिशन से हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगी उसका वेक्टर ये ब्लू वाला है यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इज इक्वल्स टू बाय ओहम्स लॉ आई आर एम एस जो सर्किट का इफेक्टिव करंट है मल्टीप्लाइड बाय जेड दैट इज द इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, वोल्टेज की वैल्यू जो है वो याद रखिएगा करंट से लैग करेगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, कैपेसिटर में भी यही था रिलेशन कि वोल्टेज करंट को लैग करती थी, लेकिन कितना एंगल था वहां पे एंगल था 90 डिग्री। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बाइन बिहेवियर है तो करंट यहाँ पे भी लीड करेगा वोल्टेज को, या वोल्टेज यहाँ पे भी करंट को लैग ही करेगी, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बाइंड बिहेवियर है। थीटा की वैल्यू 0 और 90 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी। 0 थीटा की वैल्यू प्योर रेजिस्टर के लिए थी, 90 थीटा की वैल्यू जो है वो किसके लिए थी, प्योर कैपेसिटर के लिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिर क्या आएगा रिलेशन, इट विल बी करंट विल लीड द वोल्टेज बाय एंगल इक्वल्स टू थीटा। नेक्स्ट अगर इसी के पैरेलल हम आर एल सर्किट का बिहेवियर देखें तो स्टूडेंट सेम चीजें उसमें भी ट्रू हैं, जस्ट जहां जहां कैपेसिटर के पैरामीटर्स थे वहां वहां हम क्या करते जाएंगे, इंडक्टर के पैरामीटर्स लगाते जाएंगे। प्रीवियसली यहाँ पे वी सी स्क्वेयर था, अब यहाँ पे वी एल स्क्वेयर आ जाएगा। प्रीवियसली इंपीडेंस मालूम करने में यहाँ पे हमारे पास एक्स सी आया था, अब यहाँ पे एक्स एल आ जाएगा। और वोल्टेज और करंट की फॉर्म में तो यहाँ पे भी उसी तरह से रिलेशन V ओवर I की रेशो हमें इंपीडेंस देगी। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो इंडिविजुअल बिहेवियर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज थे, तो ये वाले मेरे पास वेक्टर हॉरिजॉन्टल रेड वाले आ गए। हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इंडक्टर की अगर प्योर बात की जाए तो इंडक्टर में वोल्टेज जो है इस वाले करंट वेक्टर को लीड करती थी बाय 90 डिग्री, तो हमने करंट वेक्टर से 90 डिग्री पे बना लिया VL वेक्टर, जिसको ओहम्स लॉ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं IRMS इंटू XL। अब अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें तो VR वेक्टर और इस वाले VL वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास
ये ब्लू वाला वेक्टर रिजल्टेंट आएगा, दैट इज नेट आरएमएस वोल्टेज, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है आई आर एम एस इंटू जी। तो यूं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वही बनेगा जो इंडक्टर में था। इंडक्टर में क्या था, इंडक्टर में हमारे पास था जी कि वोल्टेज लीड करती थी करंट को, लेकिन एंगल वहां पे क्या था, 90 डिग्री। यहाँ पे चूंकि इंडक्टर और रजिस्टर का कॉम्बाइन बिहेवियर है, रजिस्टर में V और I का एंगल 0 था, इंडक्टर में V और I का एंगल 90 था। तो कॉम्बाइंड बिहेवियर में एंगल ना तो 0 होगा ना ही 90 होगा, बल्कि 0 और 90 के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और रिलेशन क्या बनेगा, V जो है वो यहाँ पे लीड करेगा करंट को बाय एन एंगल इक्वल्स टू थीटा। इन्हीं सर्किट्स R, L और RC से रिलेटेड चंद एक और चीज़ें, अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम की बात करें, दिस इज फॉर RC सर्किट और ये हमारे पास RL सर्किट, तो वही वाली जो वेक्टर डायग्राम थी उसमें VR की जगह सिंपल रजिस्टर आ गया, या सारे वेक्टर्स को यूं कह लें हमने डिवाइड कर दिया है विद द करंट। तो करंट से डिवाइड करने पे हमारे पास वही वाली जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी वो इम्पीडेंस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि जो थीटा एंगल है यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं एंगल बिटवीन द नेट वोल्टेज एंड नेट करंट इन द सर्किट, इसी थीटा एंगल को अगर हम एनालाइज करें तो ये थीटा एंगल R और Z के दरमियान में भी मौजूद है। तो MCQ वाइज अगर हमसे पूछे कि RC सर्किट के अंदर जो थीटा एंगल हम कंसीडर करते हैं पावर फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए, वो थीटा एंगल किस किस के दरमियान में होता है। अल्फा ऑप्शन में लेट से मौजूद है नेट वोल्टेज एंड नेट करंट, बीटा में कुछ और मौजूद है, चार्ली के अंदर मौजूद है रजिस्टर एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में फिर लाजमी तौर पे मौजूद होगा बोथ ए एंड सी, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा बोथ अल्फा एंड चार्ली, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है इट इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन जी एंड आर। और इस एंगल को अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें उसी अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल बना के हम कॉन्सेप्ट यूज करें वही वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने वाला होता है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास दैट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स सी ओवर आर। एक्स सी यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 0 और 90 के दरमियान होगी, और पावर फैक्टर की वैल्यू जो है अगर 0 एंगल होता तो 1 होनी थी, अगर 90 होता तो 0 होनी थी। चूंकि थीटा की वैल्यू दोनों एंगल्स के दरमियान में है तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी। सेम चीजें यहाँ पे पैरेलल में इस वाले RL सर्किट के अंदर भी आप देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू, पावर फैक्टर और थीटा एंगल है किस किस के दरमियान, उसी तरह से सारी चीजें मौजूद हैं। अब दोनों सर्किट्स के अंदर हमारे पास चूंकि थीटा की वैल्यू 90 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास फिर जो पावर डिसिपेशन है उसकी वैल्यू भी नॉन जीरो ही आएगी। दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी आई इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा। चूंकि यहाँ पे कॉज थीटा की वैल्यू जो है जब तक थीटा नहीं मेंशन होगा नहीं हम बता सकते, तो हम इसी तरह जनरल एक्सप्रेशन यूज करेंगे वी आई कॉज ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में याद रखिएगा, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। अब इसके अंदर आर, एल और सी तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट का बिहेवियर हम देख लेते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। याद रखिएगा एट लो फ्रीक्वेंसीज, चूंकि लो फ्रीक्वेंसी पे XL जो कि इंडक्टर की रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास फिर सर्किट का बिहेवियर जो है वो बाकी दोनों कंपोनेंट्स डिटरमिन करते हैं। हम कहते हैं सर्किट बिहेव्स लाइक RC सीरीज सर्किट। और अगर हम एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या है हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसीज पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कैपेसिटर का बिहेवियर जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। तो सर्किट का बिहेवियर जो है वो कैसा बन जाता है, इट बिकम्स RL सीरीज सर्किट लाइक बिहेवियर। और अगर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बात की जाए तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो XL और XC बराबर हो जाएंगे। जब इंपीडेंस डायग्राम में हम एनालाइज करेंगे तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास सर्किट की जो इंपीडेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और सर्किट बिहेव करेगा कैसे, जस्ट लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। और यहाँ पे अगर हम इसी कंडीशन को यूज करके कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे XC और XL बराबर होते हैं, हम अगर एनालाइज करना चाहें
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, हमें शॉर्ट न्यूमेरिकल के अंदर पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि एल और सी की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू अगर चेंज की जाए तो ओमेगा आर या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली अगर सिंपली हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल सी। यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट एल सी जो है इसके यूनिट्स या इसकी डायमेंशंस जो हैं वो टाइम वाली होंगी। आई कैन से कि स्क्वायर रूट एल सी के जो यूनिट्स हैं वो क्या बनेंगे, सेकंड बनेंगे। यही वजह है कि जब 1/स्क्वायर रूट एल सी करेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट है साथ में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट फिर 1/सेकंड या हर्ट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज देखें तो ये सारी चीज़ें वही बुकिश चीज़ें हैं जो बुक के अंदर 4-5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है स्टूडेंट्स, एट रेजोनेंस कंडीशन पे उसकी इंपीडेंस जो है वो मिनिमम होती है और वो आर के बराबर होती है। थीटा की वैल्यू, चूंकि सर्किट जो है वो रेजिस्टिव बन जाता है तो थीटा जो है रेजिस्टर के केस में क्या था, 0 था, वोल्टेज और करंट इन फेज थे। थीटा जब 0 होगा तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और ये सारी चीज़ें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर करंट की बात की जाए तो करंट चूंकि बराबर होता है वोल्टेज ओवर इंपीडेंस, तो चूंकि इंपीडेंस जो है वो आर के बराबर है, मतलब मिनिमम हो चुकी है, तो इंपीडेंस जब मिनिमम होगी तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और एट रेजोनेंस, दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन बेस्ड थिंग, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है इट मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे पास VL और VC की वैल्यू हैं वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ग्राफ के अंदर जो है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर दिखाया गया है। वी कैन सी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले पहले जो है वो बिहेवियर हमारे पास जो है वो क्या रह रहा है, RC सर्किट का बिहेवियर है। इसी वजह से करंट के एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है V/GC, मतलब ये इंपीडेंस होगी करस्पॉन्डिंग टू कैपेसिटिव बिहेवियर। रेजिस्टेंस तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो ये बेसिकली RC बिहेवियर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले पहले इस रीजन के अंदर। और अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो करंट जो है यहाँ पे मैक्सिमम है। आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बिहेवियर क्या स्विच हो गया है, RL सर्किट वाला बिहेवियर जो है वो बन गया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात की जाए, इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोला जाता है। इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर उसी तरह से हमारे पास XL और XC बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें वहाँ से सीरीज रेजोनेंस सर्किट से उल्टी होती जाएंगी। वहाँ पे क्या था, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम था। यहाँ पे करंट जो है आइडियली स्पीकिंग 0 होता है, प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल करंट होता। वहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी में वहाँ पे रेजोनेंस सीरीज सर्किट में क्या था, जी की वैल्यू मिनिमम थी, यहाँ पे जी की वैल्यू स्टूडेंट्स मैक्सिमम होती है और जी होती यहाँ पे भी रेजिस्टिव है। तो कॉमन चीज़ दोनों में क्या है कि सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस जो है वो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो रेजिस्टिव ही होती है। अगर इंपीडेंस रेजिस्टिव है तो दोनों केसेस में पावर फैक्टर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। और नेक्स्ट चीज़ जो वहाँ पे थी कि एट रेजोनेंस VL एंड VC में बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज, ये था सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या प्रॉपर्टी है इसके करस्पॉन्डिंग, एट रेजोनेंस IL एंड IC में ईच बी लार्जर देन द सोर्स करंट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू जो है मिनिमम है, जैसा कि ग्राफ से देखा भी जा सकता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया रिजेक्टर सर्किट। अब समरी ऑफ जितने भी हमने AC सर्किट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, इस टेबल के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं या जितने भी सर्किट्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारों के वोल्टेज करंट एक्सप्रेशंस भी मौजूद हैं, उनकी इम्पीडेंस के फॉर्मूलाई भी मौजूद हैं, उनके लिए फेज एंगल जो है, फेज रिलेशन और फेज लैग लीड का सारा डाटा भी मौजूद है। और उसके बाद अगर हम एनालाइज करें तो पावर फैक्टर की वैल्यू और फाइनली पावर डिसिपेशन, ये सारे का सारा डाटा जितने भी हमने आज के लेक्चर में सर्किट्स पढ़े हैं सारे का सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है। आप इस टेबल को नोट कर लें, आपके पास सारे का सारा बिहेवियर जो हमने डिटेल में डिस्कस किया वो सारे का सारा बिहेवियर जस्ट इस 1 पेज में कवर अप हो जाएगा। तो आपको बाकी सर्किट्स फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास है जी समरी ऑफ AC सर्किट्स। अब लास्ट पे हम चंद एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज
टू AC waveforms are shown in the diagram. V1 और V2 स्टूडेंट्स दिखाई गई हैं. द फेज रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2. तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि अगर वेवफॉर्म जो है वो जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे जाए तो उसके लिए वेक्टर हमने कौन सा ड्रॉ किया था, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर. सो V1 का वेक्टर आ गया मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल. और अगर मेरे पास वेवफॉर्म नेगेटिव पीक से स्टार्ट करे तो हमने क्या कन्वेंशन बनाई थी, हमने कहा था उसका वेक्टर जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा. इसका मतलब है हमारे पास V2 जो है उसकी उस वेवफॉर्म का ग्राफ क्या आ गया, V2 जो है उसका वेक्टर क्या आ गया वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड. तो दोनों के दरमियान अगर फेज एंगल की बात की जाए तो फेज एंगल क्या आ गया, दैट इज 90 डिग्री. अब नेक्स्ट चीज के कौन से वाली वेक्टर लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है. तो हमने कहा था चूंकि ये वेक्टर्स जो हैं इन्होंने रोटेट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारे पास V1 वेक्टर जो है वो V2 से हमेशा 90 डिग्री लीड पे रहेगा. सो वी विल से व्हाट, वी विल से कि V1 जो है वो लीड करता है V2 को बाय 90 डिग्री. या इसी को हम यूं भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि V2 जो है वो लैग करता है V1 बाय 90 डिग्री. तो अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शन सही हैं. तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे डेल्टा आंसर बन जाएगा. तो सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं स्टूडेंट्स. अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू I नॉट पासिस थ्रू अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस R. व्हाट इज द मीन पावर आउटपुट ऑफ द हीटर. अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला था रेजिस्टिव सर्किट के लिए, पावर इज इक्वल्स टू IRMS इंटू VRMS. इसी फॉर्मूले को अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में और करंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारे पास रिलेशन बना था IRMS का स्क्वायर इंटू R. अब अगर IRMS को इन टर्म्स ऑफ मैं पीक वैल्यू लिखूं तो मेरे पास आएगा I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 और पूरे का चूंकि स्क्वायर यहाँ पे IRMS का है तो पूरे का स्क्वायर आ जाएगा इंटू R. तो यहां से जब मैं पावर निकालूंगा तो पावर आएगी I नॉट स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बटे में 2 बन जाएगा. तो मेरे पास जो पावर की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ पीक करंट वो आएगी I नॉट स्क्वायर इंटू R ओवर 2. सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज अल्फा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू है. अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स हुज वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 50 वोल्ट. तो हमारे पास जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी गई है और हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसकी V नॉट की वैल्यू दे दी गई. दिस इज व्हाट, दिस इज V नॉट और ये क्या है हमारे पास C की वैल्यू. एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई, ओमेगा की वैल्यू दे दी गई, इट इज 100 रेडियन पर सेकेंड. कहता है करंट एम्पलीट्यूड विल बी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, करंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय XC की वैल्यू. अब XC को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज 1 ओवर ओमेगा C. तो यहां से हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, इट विल बी V नॉट इंटू ओमेगा इंटू C. अब V नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज 50, ओमेगा की वैल्यू क्या है, इट इज 100 और अगर C की वैल्यू देखी जाए तो C की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफैरड विच मीन्स 10 टू रेज पावर -6. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 10 टू रेज पावर -3. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 5 मिली एम्पेयर बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है. इन एन LCR सर्किट या RLC सर्किट, सीरीज सर्किट, the capacitor is changed from C to 4C. For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L to what? अब स्टूडेंट्स हमारे पास सीरीज सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 ओवर 2 पाई इंटू LC. अब अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने 4C कर दी है और हम चाह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज ना हो तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस के साथ जितने टाइम्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाई गई है उतने टाइम्स क्या करेंगे हम इंडक्टर की इंडक्टेंस को कम कर देंगे, मतलब इंडक्टेंस को कर देंगे L/4 सो दैट कि ये 4 जो है कैपेसिटेंस वाले 4 से कैंसिल हो जाए तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम आए. तो यहाँ पे फिर इंडक्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस की वैल्यू को L/4 करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास हो गए इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज चंद एक. Thank you very much. That is all from this lecture. For further practice, please consult Step Practice Book.